क्या हो अगर दुनिया का सबसे बड़ा खजाना या मतलब सबसे बड़ी सफलता दिन रात शोर मचाने से या लगातार काम करने से ना मिलती हो, बल्कि बिल्कुल चुप रहने से मिलती हो। ये बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि आज की आधुनिक दुनिया में हमारी पूरी संस्कृति ही इस बात पर टिकी है कि जो जितना ज्यादा बोलता है वो उतना ही सफल होता है। बिल्कुल, हम सफलता को ना शोर और सक्रियता से जोड़कर देखते हैं, है ना? और यही कारण है कि जब मौन या चुप रहने की बात आती है तो हमारे समाज में इसे अक्सर एक खालीपन या कमजोरी की तरह देखा जाता है। हाँ, लोग सोचते हैं कि मौन का मतलब है कुछ न करना या बस हार मान लेना। एकदम सही। ये एक आम धारणा बन गई है कि अगर कोई इंसान चुप है तो मतलब वो दुनिया की इस तेज रफ्तार दौड़ में बहुत पीछे छूट रहा है। लेकिन आज के हमारी ये जो गहरी चर्चा है वो इस पूरी धारणा को पलट कर रख देने वाली है। हाँ, बिल्कुल पलटने वाली है। आज का हमारा विषय है मौन की संपत्ति और आध्यात्मिक आय, यानी द वेल्थ ऑफ साइलेंस। ये बहुत ही गहरा विषय है। और हमारे पास आज विश्लेषण के लिए जो स्रोत है वे 23 मार्च 2026 के मुरली नोट्स हैं। जी। तो आज हमारा मिशन केवल यह जानना नहीं है कि शांत कैसे रहा जाए, बल्कि हमारा उद्देश्य यह समझना है कि कैसे मौन सिर्फ होठ से लेने का नाम नहीं है, ये दिमाग को रीवायर करने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट रूप से चुप रहने की कमाई की बात कर रहा है। हाँ, जो कि आध्यात्मिक आय के लिए एक बिल्कुल नया और अनूठा नजरिया है। तो अगर हम इस स्रोत के पहले हिस्से को देखें तो मैं सोच रही थी कि ये आध्यात्मिक आय या मौन की कमाई आखिर काम कैसे करती है। देखो, स्रोत का अध्ययन करने पर यह बहुत स्पष्ट होता है कि मौन को केवल एक आचरण के रूप में नहीं देखा गया है। अच्छा। हाँ, इसे एक अत्यधिक सक्रिय तंत्र या कह लें एक एक्टिव मैकेनिज्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब ये कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है। एकदम नहीं। जब कोई इंसान मौन में होता है तो सतह पर भले ही वो शांत दिख रहा हो, लेकिन उसके भीतर मुख्य रूप से 3 बहुत बड़ी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं। वो 3 प्रक्रियाएं क्या हैं? पहला तो ये मानसिक शोर को कम करता है। दूसरा, ये एकाग्रता को उस स्तर तक ले जाता है जहां विचारों की स्पष्टता कई गुना बढ़ जाती है। और तीसरा, जो न्यूरोलॉजी के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है, ये हमारे न्यूरल इम्प्रिंट्स को मजबूत करता है। न्यूरल इम्प्रिंट्स मतलब हमारी यादों और संस्कारों की गहरी छाप? बिल्कुल वही। जब स्रोत कमाई शब्द का उपयोग करता है तो इसका अर्थ किसी भौतिक संपत्ति से बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो तो स्पष्ट है। यहाँ असली कमाई का अर्थ है सत्ता या आंतरिक शक्ति का संचय और पुराने संस्कारों का परिवर्तन। ये तो मन और आत्मा के स्तर पर किया गया एक बहुत बड़ा निवेश लग रहा है ना? ये कार्मिक शुद्धि की प्रक्रिया है। श्रुत के नोट्स को ध्यान से देखने पर मुझे लगा कि ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, इसमें बकायदा एक मनोवैज्ञानिक रेसिपी या फॉर्मूला दिया गया है। बिल्कुल, एक सटीक फॉर्मूला है इसमें। हाँ, मतलब इसमें एक स्पष्ट क्रम दिखाई देता है। पहले अपना ध्यान किसी एक विचार पर केंद्रित करना, फिर उसमें अपनी भावनाएं जोड़ना और फिर इस प्रक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति करना। जी, और इस पूरी प्रक्रिया के अंत में जो नतीजा निकलता है उसे संस्कार निर्माण कहा गया है। ये फॉर्मूला असल में काम कैसे करता है? इस फॉर्मूले के पीछे का विज्ञान बहुत ही ठोस है। देखो, जब हम केवल ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो सिर्फ एक विचार होता है। ठीक है। लेकिन जब उस विचार के साथ कोई गहरी भावना जुड़ जाती है तो हमारे दिमाग का वह हिस्सा जो भावनाओं को प्रोसेस करता है, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, वो सक्रिय हो जाता है। ओहो, तो एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, और ये दिमाग को एक संकेत भेजता है कि भाई ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सहेज कर रखो। क्या बात है। और जब इसी प्रक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति की जाती है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत के अनुसार हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स आपस में जुड़ने लगते हैं। अच्छा, मतलब वायरिंग पक्की होने लगती है। बिल्कुल। बार बार ऐसा करने से उन न्यूरल रास्तों के चारों ओर माइलिन नाम के एक पदार्थ की परत बन जाती है। माइलिन की परत? हाँ, जो उस विचार या आदत को एकदम पक्का कर देती है। यही वो प्रक्रिया है जिसे स्रोत संस्कार निर्माण कह रहा है। ये तो बिल्कुल एक खाली बैटरी को चार्ज करने जैसा लग रहा है मुझे। एकदम सटीक तुलना है ये। सही स्रोत से जुड़कर ध्यान और भावना के संयोजन से ही आंतरिक बैटरी को चार्ज किया जाता है। तो अगर हम इस बैटरी और ऊर्जा वाले सिद्धांत को थोड़ा और विस्तार दें, क्या ये वैसा ही है जैसे हम अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं? स्मार्टफोन कैसे? जैसे जब फोन में बीसियों बैकग्राउंड ऐप्स चल रहे होते हैं तो फोन धीमा हो जाता है, वो हैंग होने लगता है और बैटरी बहुत तेजी से खत्म होती है। हाँ, ऐसा तो होता है। और फिर ऊर्जा बचाने के लिए हमें उन सभी बैकग्राउंड ऐप्स को जबरदस्ती बंद करना पड़ता है ताकि फोन फास्ट चार्जिंग मोड में आ सके।
क्या हमारा दिमाग भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर काम करता है? ये एक बहुत ही शानदार और समझने में आसान तुलना है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। वो क्या? एक स्मार्टफोन जब चार्ज होता है तो वो पूरी तरह से निष्क्रिय होता है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा होता। हाँ, ये तो है। लेकिन हमारा दिमाग इस मौन की अवस्था में निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि वो एक बहुत गहरी आंतरिक मेहनत कर रहा होता है। अच्छा, तो मेहनत अंदर चल रही है। बिल्कुल। हमारे दिमाग में जो लगातार विचार चलते रहते हैं, जैसे कल ऑफिस में क्या हुआ था, भविष्य में क्या होगा, किसी ने क्या कह दिया। ये हमारे मानसिक बैकग्राउंड एप्स हैं। एकदम सही। ये वो ऐप्स हैं जो लगातार हमारी ऊर्जा को सोख रहे हैं। जब इन ध्यान भटकाने वाले विचारों को सचेत रूप से बंद किया जाता है, तब वो अवस्था प्राप्त होती है जिसे स्रोत में साइलेंट रिमेम्बरेंस या मौन स्मरण कहा गया है। साइलेंट रिमेम्बरेंस। वाह। शुरुआत में इन विचारों को रोकना एक बहुत प्रयास से भरा काम लगता है। मतलब एक एफर्टफुल योग। हाँ, शुरू में तो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब नए न्यूरल रास्ते बन जाते हैं तो ये एक प्राकृतिक कमाई की अवस्था में बदल जाता है। फिर तो शायद संघर्ष नहीं करना पड़ता होगा। बिल्कुल नहीं। फिर ध्यान लगाना एक स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। लेकिन रुकिए, अगर बैकग्राउंड एप्स को बंद करने से ऊर्जा बच रही है और हम फास्ट चार्जिंग मोड में आ रहे हैं, तो किसी के भी मन में ये तर्क आ सकता है कि फिर सबसे अच्छा तो यही है कि दिन भर कुछ किया ही ना जाए। हाँ, ये भ्रम बहुत लोगों को होता है। बस एक शांत कमरे में बैठे रहें और अपनी ऊर्जा बचाते रहें। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आध्यात्मिकता के नाम पर आलस्य को बढ़ावा मिल रहा हो। और यहीं पर आध्यात्मिकता के मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, और स्रोत की सबसे अहम चेतावनी भी यही है। वो चेतावनी क्या है? इस तरह की निष्क्रिय सोच को स्रोत में कर्म संन्यास का नाम दिया गया है। कर्म संन्यास? हाँ। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर ड्रामा में होगा तो अपने आप हो जाएगा, हमें कुछ करने की क्या जरूरत है। ये तो बहुत आम सोच है। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह वास्तव में एक निष्क्रिय मानसिकता है, एक पैसिव माइंडसेट। जी। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से ऊर्जा बचाना चाहता है, इसलिए वो जिम्मेदारी से बचने के बहाने खोजता है। जब कोई कहता है कि जो होना है वो हो जाएगा, तो ये असल में जीवन की चुनौतियों से भागने का एक तरीका है। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास लग रहा है मुझे। कैसे? एक तरफ स्रोत कह रहा है कि मौन में रहकर बैटरी चार्ज करे, ऊर्जा बचाए, और दूसरी तरफ एक ईश्वरीय सुधार दिया गया है कि तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। जी बिल्कुल। बिना प्रयास के कोई परिणाम नहीं मिलेगा। जी। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? चुप रहना और निरंतर कर्म करना, क्या ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है? सतही तौर पर देखा जाए तो ये विरोधाभास लग सकता है। लिख सकता है। लेकिन अगर हम मानव मनोविज्ञान को गहराई से समझें तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा। ये समझना बहुत जरूरी है कि भाग्य या नियति पहले से तय नहीं होती। वह हमारे वर्तमान कर्मों द्वारा हर पल बनाई जा रही है। विज्ञान भी यही मानता है कि हमारे निरंतर कर्म से हमारी आदत बनती है। हाँ, आदत से व्यक्तित्व बनता है। बिल्कुल। और अंततः हमारा व्यक्तित्व ही हमारा भाग्य तय करता है। इसलिए स्रोत का संदेश दुनिया से भागना या कर्म छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो असली संदेश क्या है? असली संदेश यह है कि मौन की शक्ति के साथ पूरी तरह से सचेत होकर कर्म करना है। कॉन्शियस एक्शन। कॉन्शियस एक्शन। समझ गई। जब आपकी आंतरिक बैटरी फुल चार्ज होगी और आपके मानसिक बैकग्राउंड एप्स बंद होंगे, तब आपके द्वारा किया गया हर कर्म बहुत अधिक सटीक और प्रभावशाली होगा, बिना किसी मानसिक थकान के। बिल्कुल। असली आध्यात्मिकता पहाड़ों पर जाकर छिपना नहीं है, बल्कि इसी दुनिया के शोर के बीच रहकर एक शांत और एकाग्र मन के साथ अपना काम करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर कर्म कर रहा है, लेकिन मन का जुड़ाव कहीं और है। स्रोत में इस विशिष्ट अवस्था को मना भव कहा गया है। हाँ, मना भव। अगर हम इस शब्द का विच्छेदन करें तो ऐसा लगता है कि ये बस मन को एकाग्र करने की बात कर रहा है। लेकिन ये सामान्य मेडिटेशन या ध्यान से अलग कैसे है? बहुत अलग है। सामान्य मेडिटेशन अक्सर केवल मन को शांत करने पर केंद्रित होता है, विचारों को शून्य करना। हाँ, लेकिन मना भव की जो अवधारणा है वो बहुत अधिक उन्नत है। ये एक 2 पॉइंट फोकस है। 2 पॉइंट फोकस, वो कैसे? इसमें पहला पॉइंट है स्रोत या उच्चतम शक्ति, जिसे यहाँ बाबा के रूप में संदर्भित किया गया है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है अंतिम इनाम या लक्ष्य, जिसे वर्षा कहा गया है। ओहो, तो सोर्स और रिवॉर्ड दोनों पर फोकस। बिल्कुल। मनोविज्ञान के अनुसार ये संयोजन इसलिए इतना शक्तिशाली है क्योंकि ये हमारे दिमाग में सुरक्षा और प्रेरणा दोनों एक साथ पैदा करता है। अच्छा। जब मन उस उच्चतम स्रोत पर केंद्रित होता है तो वह सुरक्षित महसूस करता है,
जिससे कोर्टिसोल जैसे तनाव वाले हार्मोन का स्तर गिरता है। स्ट्रेस कम होता है। जी, और जब मन उस अंतिम लक्ष्य या वर्षे पर केंद्रित होता है तो वह आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जिससे डोपामीन रिलीज होता होगा। एकदम सही। तो भावनात्मक संरेखण और लक्ष्य का संरेखण जब एक साथ मिलते हैं तो मन की वायरिंग बदलने की गति अविश्वसनीय रूप से तेज हो जाती है। हाँ, ये सुनने में तो एक बहुत ही आदर्श स्थिति लगती है, लेकिन मुझे स्रोत की यथार्थवादिता की दाद देनी पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि स्रोत खुद ये स्वीकार करता है कि शुरुआत में कोई भी व्यक्ति निरंतर इस अवस्था में नहीं रह सकता। हाँ, इसमें एक बहुत स्पष्ट पंक्ति है। हाँ, वो पंक्ति है कि इस समय कोई निरंतर याद कर न सके, टाइम लगता है। जी, यह पढ़कर सच में मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हुई कि अगर हम शुरुआत में भटक जाते हैं तो ये कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इंसान के दिमाग को इस 2 पॉइंट फोकस पर एकाग्र होने में इतना लंबा समय क्यों लगता है? इसका उत्तर न्यूरोलॉजी और हमारी पुरानी आदतों की संरचना में छिपा है। अच्छा। देखो, हमारे दिमाग ने पिछले कई दशकों से चिंता करने या नकारात्मक सोचने के गहरे न्यूरल सर्किट बना लिए हैं। हाँ, बचपन से ही। ये पुरानी आदतें दिमाग में किसी चौड़े और पक्के हाईवे की तरह बन चुकी हैं, जिन पर विचार बिना किसी प्रयास के बहुत तेजी से दौड़ते हैं। पक्का हाईवे। और इसके विपरीत शांति का नया रास्ता किसी घने जंगल में पगडंडी बनाने जैसा है। ओहो, क्या बात है। उन पुराने रास्तों को मिटाकर नई पगडंडी को हाईवे बनाने में समय और निरंतर पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। मतलब बार बार अभ्यास करना होगा। जी, जब हम बार बार ध्यान को भटकाव से खींचकर वापस लाते हैं तो वो पुरानी वायरिंग कमजोर होने लगती है और नई वायरिंग मजबूत होती है। इसलिए स्रोत का संदेश है कि रातों रात पूर्णता की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। बस निरंतरता पे ज्ञान देना चाहिए। एकदम सही। पूरा जोर बस कंसिस्टेंसी पर होना चाहिए। तो जब ये निरंतरता सदने लगती है तो स्रोत के अनुसार ये एकाग्रता एक आग का रूप ले लेती है। हाँ, योग अग्नि। ये विचार मुझे बहुत ही आकर्षक लगा कि शांति की अवस्था भी एक अग्नि पैदा कर सकती है जो पुरानी आदतों को जला देती है। जी, जैसे सोने को आग में तपाकर उसका कचरा या किचड़ा निकाला जाता है, क्या ये प्रक्रिया सच में वैसी है? ये तुलना बिल्कुल सटीक और वैज्ञानिक है। न्यूरोप्लास्टिसिटी में एक सिद्धांत है जिसे सिनेप्टिक प्रूनिंग कहते हैं। सिनेप्टिक प्रूनिंग, ये क्या होता है? जब हम किसी पुरानी आदत या विचार को अपना ध्यान देना बंद कर देते हैं, यानी उसकी ऊर्जा काट देते हैं, तो दिमाग खुद ब खुद उन पुराने न्यूरल कनेक्शंस को खत्म करने लगता है। यही वो मानसिक आग है। अच्छा, तो दिमाग खुद सफाई करता है? हाँ, गहरी एकाग्रता की अवस्था में जब हम अपने स्रोत से जुड़ते हैं तो वो योग अग्नि हमारे अंदर के सभी पुराने दुखों और नकारात्मक संस्कारों को जला देती है। ये तो बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, पुरानी वायरिंग को नष्ट करके दिमाग को शुद्ध करने की प्रक्रिया। लेकिन मुझे लगता है कि इस शुद्धि की यात्रा इतनी आसान भी नहीं है। हाँ, रुकावटें तो आती हैं। स्रोत इस प्रक्रिया में आने वाले 2 बहुत बड़े खतरों या ट्रैप्स का जिक्र करता है। अगर कोई इनमें फंस जाए तो उसकी सारी ऊर्जा व्यर्थ हो सकती है। जी, पहला बड़ा खतरा है गलत धारणाएं, मतलब रॉन्ग मेंटल मॉडल्स। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत में बहुत स्पष्ट रूप से कुछ मान्यताओं को बड़ी भारी भूलें बताया गया है, जैसे ईश्वर को सर्वव्यापी मानना, गीता का भगवान कृष्ण को कहना या सृष्टि चक्र को लाखों वर्ष का मानना। जी, हम यहाँ इस बात पर कोई बहस नहीं कर रहे हैं कि कौन सी मान्यता सही है या गलत। बिल्कुल, हम सिर्फ स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, लेकिन स्रोत का यह दावा है कि इस तरह के बुनियादी मॉडल आध्यात्मिक समझ को विकृत कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक गलत विचार पूरी प्रक्रिया को रोक सकता है? देखो, इसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या सिस्टम्स थिंकिंग के नजरिए से समझना बहुत आसान है। कैसे? अगर किसी सिस्टम का बुनियादी कोड या मेंटल मॉडल ही गलत है, हाँ, तो आप उसमें कितना भी अच्छा डेटा डालें, आउटपुट हमेशा गलत ही आएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ध्यान के माध्यम से परम शक्ति से जुड़ना चाहता है। ठीक है। लेकिन उसकी मान्यता यह है कि वो शक्ति सर्वव्यापी है, यानी हर कण में मौजूद है। ऐसे में उसका दिमाग फोकस करने के लिए कोई एक निश्चित बिंदु खोज ही नहीं पाएगा। एकाग्रता का अर्थ ही है किसी एक बिंदु पर केंद्रित होना। हाँ, जब बिंदु ही हर जगह है तो फोकस कैसे बनेगा? वही तो। इसी तरह अगर समय के चक्र को लाखों वर्ष का माना जाए तो इंसान के अंदर बदलाव की कोई अर्जेंसी ही नहीं बचेगी। उसे लगेगा कि अभी तो लाखों साल पड़े हैं। हाँ, बाद में बदल जाएंगे।
यही कारण है कि गलत धारणाएं आध्यात्मिक प्रगति को पूरी तरह रोक देती हैं। ये बात तो बहुत ही गहराई से सोचने वाली है कि कैसे हमारे बुनियादी विश्वास हमारे परिणामों को तय करते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ स्रोत दूसरे बड़े खतरे की बात करता है, जो है देहधारियों में फंसना, यानी अटैचमेंट ट्रैप। हाँ, भौतिक मोह। इसका अर्थ है भौतिक रिश्तों या किसी इंसान से अत्यधिक जुड़ाव रखना। स्रोत इसे सीधे तौर पर ऊर्जा का रिसाव मानता है। एनर्जी लीकेज। हाँ, अगर हम ऊर्जा वाले सिद्धांत पर वापस लौटें तो ये तो मुझे बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे हम एक बड़ी सी बाल्टी में पानी भर रहे हों, मौन के जरिए शक्ति जमा कर रहे हों, लेकिन अगर उस बाल्टी में बड़े बड़े छेद हैं तो हम चाहे कितना भी पानी भर लें वो सब बह जाएगा। बहुत उम्दा उदाहरण है ये छेद हमारी वे गलत मान्यताएं और लोगों के प्रति हमारा भौतिक मोह है। एकदम सही। बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कैसे? देखो, हमारी भावनात्मक ऊर्जा असीमित नहीं होती, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। हाँ, हमारी ऊर्जा की एक सीमा है। जब कोई इंसान 10 अलग अलग लोगों के विचारों में या उनके प्रति मोह में अपनी ऊर्जा खर्च कर देता है तो उसके पास खुद को बदलने के लिए कोई ऊर्जा बचती ही नहीं है। सारा पानी तो बह गया। बिल्कुल। इस रिसाव को रोकने का एकमात्र उपाय ये है कि अपने मोह को दुनियावी चीजों से हटाकर सचेत रूप से वापस उसी सही स्रोत की ओर मोड़ा जाए। और स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि ये बदलाव किसी भी प्रकार के भौतिक कर्मकांडों या बाहरी रिचुअल्स से नहीं आ सकता। मतलब सिर्फ पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा? नहीं, असली बदलाव केवल सचेत आंतरिक जुड़ाव से ही संभव है। जब रिसाव बंद होता है तभी मानसिक वायरिंग सच में बदलती है, अवस्था में पहुंच जाता है। एडवांस्ड स्टेट। हाँ, स्रोत के शब्द हैं कि पिछाड़ी में तुम चुप रहोगे, तुम होशियार हो जाओगे। जी। इसका सीधा अर्थ ये लगता है कि अंतिम अवस्था में शब्दों का इस्तेमाल कम हो जाता है और ऊर्जा का प्रसार यानी रेडिएशन बहुत अधिक हो जाता है। इसी अवस्था को मनोविज्ञान में विचार शून्य जागरूकता कहा जाता है। थॉटलेस अवेयरनेस। हाँ, ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां मन में विचारों का अनावश्यक शोर बिल्कुल नहीं होता, लेकिन चेतना पूरी होती है। बिल्कुल। इंसान की जागरूकता अपने चरम शिखर पर होती है। इस उन्नत अवस्था में व्यक्ति को अपना प्रभाव छोड़ने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना बोले ही प्रभाव पड़ जाता। हाँ, उसकी शांत उपस्थिति ही इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वह अपनी शांति को अपने आसपास के वातावरण में ट्रांसमिट कर सकता है। यही मौन की सबसे बड़ी सफलता है। वाह! तो इस पूरी गहरी चर्चा से जो निचोड़ सामने आता है वो एक बहुत ही शक्तिशाली अल्टीमेट फॉर्मूले की ओर इशारा करता है। जी। सबसे बड़ी आध्यात्मिक आय का फॉर्मूला सिर्फ कुछ ना बोलना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला है कम बोलना, विचारों को शुद्ध रखना, गहराई से याद करना और पूरी तरह से सचेत होकर अपने दुनियावी कर्म करना। मौन और स्मरण का सही संयोजन। हाँ, लेकिन जो सुनने वाले इस विज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं उनके लिए स्रोत के आधार पर व्यावहारिक उपयोग क्या हो सकता है, मतलब डेली एप्लीकेशन? स्रोत के आधार पर इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में लागू करने के 3 बहुत ही व्यवहारिक कदम हो सकते हैं। वो 3 कदम क्या है? पहला कदम, दिन की शुरुआत हमेशा 10 से 15 मिनट के मौन स्मरण से की जाए। साइलेंट रिमेम्बरेंस। हाँ, ये सुबह का समय दिमाग को दिन भर के लिए एक शांत फाउंडेशन देता है। ठीक है। और दूसरा कदम, दिन भर की भागदौड़ के बीच हर 1 या 2 घंटे में 1 मिनट का माइक्रो पॉज लिया जाए, सिर्फ 1 मिनट का। हाँ, बस 60 सेकंड के लिए रुकने और मानसिक बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करने की प्रक्रिया है। ये तनाव को इकट्ठा होने से रोकता है। ये तो बहुत आसान लग रहा है। और तीसरा कदम, रात को सोने से ठीक पहले एक आत्मसमीक्षा या रिव्यू किया जाए। मतलब पूरे दिन का हिसाब? जी। खुद से ये सवाल किया जाए कि आज मेरी ऊर्जा कहाँ लीक हुई और कहाँ मैंने उसे सफलतापूर्वक बचाया। ये रात की समीक्षा दिमाग को संदेश देती है कि सोते समय कौन सी नई आदतों को पक्का करना है। ये सच में एक बहुत ही व्यवहारिक और शक्तिशाली मॉडल है। बिल्कुल है। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक अंतिम विचार पर गौर करना बहुत जरूरी है। जी, बताइए। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी अब ये मानता है कि हमारे दिमाग को बदलने के लिए घंटों का समय नहीं बल्कि छोटे छोटे केंद्रित पल भी बहुत बड़ा असर डालते हैं। बिल्कुल डालते हैं। अगर दिन का सिर्फ 1 मिनट का वो माइक्रो पॉज हमारे न्यूरल सर्किट्स को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है तो ये हम सभी के लिए खुद से पूछने का एक बहुत ही गहरा सवाल बन जाता है। क्या सवाल? कि क्या हम अपनी चुप्पी का इस्तेमाल सिर्फ दुनिया से छिपने या जिम्मेदारियों से बचने के लिए कर रहे हैं, या फिर क्या हम इस मौन का उपयोग एक ऐसा नया स्वरूप गढ़ने के लिए कर रहे हैं
एक नो नॉइज माइंड स्टेट, बिल्कुल। जो इतना शक्तिशाली हो कि बिना एक भी शब्द बोले अपनी ऊर्जा को पूरी दुनिया में फैला सके। ये विचार सच में किसी का भी नजरिया बदल सकता है। और शायद यही वो बिंदु है जहां हमें अपने मौन की असली गुणवत्ता को परखने का मौका मिलता है। हाँ, ये सिर्फ शांत रहने के बारे में नहीं है, बल्कि उस शांति से उत्पन्न होने वाली शक्ति के बारे में है। एकदम सही कहा आपने। इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की अपनी इस विश्लेषणात्मक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। जी, ज्ञान और खोज की ये प्रक्रिया कभी रुकनी नहीं चाहिए। अपनी आंतरिक बैटरी को सही ऊर्जा से चार्ज करते रहिए और उन बैकग्राउंड ऐप्स पर नजर रखिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विचारों के साथ। नमस्कार।